नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विकास सिंह आज से यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने सिलेबस के बारे में चर्चा कर ही ली थी और बाकी सारी बातें हो गई थी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट यूनिट। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट एग्जैक्टली होते कैसे हैं, किस टाइप के होते हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं वो क्या होता है और किस टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ का सर्किट में मेनली क्या चीज़ होती है। अगर हम डीसी के कंटेस्ट में बात करते हैं, डीसी या एसी किसी में भी, तो दो चीज़ें होती है किसी भी सर्किट में। एक तो क्या होता है, सोर्स, ठीक, सोर्स एक होता है, और एक होता है ड्रेन। सोर्स वो जो एनर्जी देता है, ड्रेन वो जो एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, चाहे वो बर्बाद करे चाहे जैसा भी हो, लेकिन एनर्जी का यूज करता है। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट या इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है जहां पर हम सोर्स को कुछ हमारे जो पैसिव एलिमेंट होते हैं उनके साथ मिलाकर जो एक परिपथ तैयार होता है, सर्किट तैयार होता है जो चारों तरफ से बंद होता है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। लेकिन ये परिभाषा आगे जाके चेंज हो गई, क्योंकि ये माना जाने लगा कि अगर कोई परिपथ क्लोज नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं है, लेकिन ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो ओपन है, क्लोज है, तो अगर हम राउंड फिगर में बोलें तो सिर्फ एक स्टेटमेंट में ये कह सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के संयोजन को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इससे रिलेटेड जो भी थ्योरीज वगैरह हैं वो हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, इसके नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे आपको। बस आप समझते चलिए और जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको लिखते चलिए, एक कॉपी बना लेना इसकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो ये सारी बातें हो गई। अब इलेक्ट्रिक सर्किट कितने टाइप के होते हैं? टाइप भी कई टाइप के होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का एक टाइप तो ये होता है कि ये एसी होता है और डीसी होता है। ठीक है, एसी मतलब वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें एसी कंपोनेंट होते हैं, डीसी मतलब वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें डीसी कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से एसी कंपोनेंट होते हैं, कौन से डीसी कंपोनेंट होते हैं? तो इसका एक सबसे सिंपल तरीका होता है, जान लीजिए। जैसा कि हम सबको पता है एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये असल में किसी एक स्टेटमेंट का सेकेंडरी पार्ट है। एक्चुअली में क्या होता है, एसी टाइम डिपेंडेंट होता है, डीसी टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब टाइम एसी जो होगा आपका, ये होंगे टाइम डिपेंडेंट सर्किट, और डीसी जो होता है ये टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो जो चीज टाइम पे डिपेंड करेगी उसी की तो फ्रीक्वेंसी होगी, साफ साफ दिख रहा है। और जो चीज टाइम से इंडिपेंडेंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से हो सकती है? इसी वजह से डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। बात समझ में आ रही है? इसलिए डीसी का ग्राफ कभी भी अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में बनाते हैं तो उसमें हम आइडियल डीसी सोर्स में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। मतलब उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर एक्स एक्सिस पे टाइम है, एक बात याद रखिएगा, पहले तो ये जान लीजिए कि कभी भी किसी ग्राफ में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे किसको किसको रखते हैं। एक्स एक्सिस में उसे रखते हैं जो जिस पे डिपेंड करता है ग्राफ, और जो डिपेंड करता है वो वाई एक्सिस पे रहता है। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? एक्स एक्सिस पे जिस पे डिपेंड करता है ग्राफ, और जो डिपेंड करता है उस चीज पे वो वाई एक्सिस पे होता है। जैसे कि एक सिंपल सा इक्वेशन है y इक्वल टू mx। अब यहां पर क्या है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सर्दी हो गई यार। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ग्राफ डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं, एक्स की वैल्यू में चेंज करते हैं तो वाई की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। यानी ये y इक्वल टू mx का ग्राफ x पे डिपेंड कर रहा है और x की वजह से y में चेंज हो रहा है।
इसीलिए जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस यहाँ रहता है, वाई एक्सिस यहाँ रहता है। अब हमने एक जनरल टर्म बना लिया है कि एक्स एक्सिस इसको कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वाई एक्सिस इसको कहते हैं जो वर्टिकल लाइन होती है। तो हम लोग इसीलिए पूछते हैं कि एक्स एक्सिस पे किसे रखते हैं या वाई एक्सिस पे किसे रखते हैं, ठीक है ना। तो जो ग्राफ जिस पे डिपेंड करता है ग्राफ वो एक्स एक्सिस पे, जो डिपेंड करता है वो वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं ये इंडिपेंडेंट टर्म होता है, ये डिपेंडेंट टर्म होता है। अगर इसमें देखा जाए तो x जो है तुम्हारा इंडिपेंडेंट टर्म है और ये डिपेंडेंट टर्म है, ठीक है ना। एक मोटा मोटी चीजें जान लो थोड़ी सी। तो एसी और डीसी में अंतर क्लियर हो गया, ठीक। जैसे कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ग्राफ खींचा जाएगा, हाँ अभी जिसकी बात कर रहे थे ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में खींचा जाएगा। डीसी में क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है, मतलब ही नहीं है कोई। तो ग्राफ की कोई भी वैल्यू हो, मान लो ये वैल्यू है, तो वो ग्राफ टाइम चाहे कितना भी बढ़े, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए डीसी का ग्राफ ऐसे बनाया जाता है। लेकिन एसी में क्या होता है, सेम यही चीज अगर किया जाए तो एसी ग्राफ कुछ ऐसा निकल कर आता है साइनसोइडल वेव फॉर्म में। ये चेक करने में पाया गया है, ठीक है। साइनसोइडल वेव फॉर्म एसी का क्यों बनता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या साइनसोइडल वेव फॉर्म बना, हो क्या रहा है, टाइम के चेंज होने के साथ साथ ग्राफ हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है। देखो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं हर अलग अलग पॉइंट्स में, यानी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसा होता है। इसका ग्राफ सिर्फ और सिर्फ साइनसोइडल वेव फॉर्म क्यों होता है, तो जब एसी में चलेंगे तब इत्मीनान से बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये जानना जरूरी है। हालांकि पहले हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या क्या है। कई टाइप के नेटवर्क होते हैं, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, देख लो एक बार। यार डस्टर मिल नहीं रहा है, मिल जाएगा, थोड़ा खोजना पड़ेगा उसे, नहीं तो दूसरा डस्टर ले आएंगे। चलो देखो, एक टाइप होता है लीनियर और नॉन लीनियर। जब आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट टाइम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, टाइम पे डिपेंड करते हैं, तो नॉन लीनियर होता है। और जब आपके इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट टाइम पे डिपेंड नहीं करते तो वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब अभी आपने एसी का ग्राफ देखा था, साइनसोइडल वेव फॉर्म में था। अब आप खुद सोचिए, साइनसोइडल वेव फॉर्म क्या कभी लीनियर हो सकता है? लीनियर मतलब होता है एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन, ऐसे हो कैसे भी हो, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई एक चीज तो कांस्टेंट होनी चाहिए। और जब हम करंट की बात करते हैं या वोल्टेज की बात करते हैं तो समय की बात तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उस केस में हमेशा जो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम का जिस पर फर्क नहीं पड़ता, उसे हम लीनियर कहते हैं। जो टाइम पे डिपेंडेंट होता है, जिस पर टाइम का फर्क पड़ता है, उसे हम नॉन लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे मेंशन कर लीजिए, टाइम लीनियर है तो इंडिपेंडेंट, और ये क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। ये तो हो गया आपका लीनियर नॉन लीनियर का। इसके अलावा और किस टाइप का होता है? एक होता है आपका एक्टिव सर्किट एलिमेंट, एक होता है पैसिव सर्किट एलिमेंट। इसी की वजह से सर्किट के नाम भी पड़े हैं, एक्टिव सर्किट, पैसिव सर्किट। ये क्या होता है भाई, ये भी देखते हैं। इसको डिपेंडेंट यहां लिखते हो, एक्टिव, पैसिव। वो सर्किट जिसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट ना हो, एक्टिव एलिमेंट मतलब एनर्जी देने वाला, यानी बैटरी या कुछ भी ऐसा ना हो, वो सर्किट जिसमें कोई भी एक्टिव एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव सर्किट, कोई भी ना हो। और वो सर्किट जिसमें कोई एक भी अगर एक्टिव एलिमेंट आ गया, एक भी, तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव सर्किट।
जैसे कि यहाँ पर अगर हमने बनाया एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, फिर एक रेजिस्टेंस है 3 ओम का, देन यहाँ पर कुछ लगा दिया है मान लो 1 ओम का, फिर यहाँ कोई इंडक्टर लगा दिया है, यहाँ कैपेसिटर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया है, ठीक है। और ये मान लो आपका जैसे कि कैपेसिटर लग गया है तो 2 माइक्रोफैरेड का है, ये हेनरी का है, मान लो 3 हेनरी का है, माइक्रो हेनरी का, जो भी रखना हो। इसमें एक भी एनर्जी गिविंग एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे एनर्जी यूज़ करने वाले एलिमेंट हैं। तो ये जो तुम्हारा सर्किट है ये हो जाएगा पैसिव। इसी सेम सर्किट में बस एक सोर्स लगा दो, कोई भी AC DC कैसा भी हो, उससे मतलब नहीं। वो अलग बात है कि कैसे बिहेव करेगा AC DC के साथ, वो अलग बात है, उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। AC केस में DC केस में का मतलब ही नहीं है कोई, ये DC केस में यूजलेस होते हैं इंडक्टर कैपेसिटर, ओनली रजिस्टर काम के आते हैं। 1 ओम 2 ओम 3 ओम 3 वोल्ट, ये एक्टिव हो गया। एक भी अगर एक्टिव एलिमेंट उपस्थित है तो वो एक्टिव सोर्स है, और अगर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो पैसिव सोर्स है। हो गया? चलिए, अच्छा, इसके बाद एक चीज आती है बाइलेटरल और यूनिलेटरल सर्किट। ये भी जान लो क्या होता है। बाइलेटरल और यूनिलेटरल, ये क्या होता है भाई? देखो, वो इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके सारे सर्किट एलिमेंट अगर बाइलेटरल है, बाइलेटरल मतलब जैसे कि मान लो आपके पास रजिस्टर है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो भी हो सकता है, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही डायोड है आपके पास, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन यही हो सकता है, बस ये नहीं हो सकता, ये रिवर्स बाइस नहीं, ओनली एक्टिव तब होगा जब वो ये डायरेक्शन में रहेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही डायोड फॉलो करता है। तो ऐसा सर्किट जिसके सभी एलिमेंट बाइलेटरल है, तो ऐसे सर्किट को बाइलेटरल सर्किट कहते हैं। और ऐसा सर्किट जिसके एक भी एलिमेंट अगर यूनिलेटरल है, ऐसे सर्किट को यूनिलेटरल कहते हैं या कॉम्प्लेक्स सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। बाइलेटरल तभी होगा जब सारे के सारे एलिमेंट बाइलेटरल हो, यूनिलेटरल तब होगा जब सारे के सारे एलिमेंट यूनिलेटरल हो, और कॉम्प्लेक्स सर्किट कब होगा? जब कुछ एलिमेंट बाइलेटरल हो, कुछ एलिमेंट यूनिलेटरल हो। एलिमेंट समझ रहे हो ना? अभी एलिमेंट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये एक मोटा मोटी टाइप आपको पता चल गया। इसके बाद एक टाइप और होता है टाइम वेरिएंट सर्किट, टाइम इनवेरिएंट सर्किट। इसको मिटा देना। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट क्या था, नाम से पता चल रहा होगा, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं। जो सर्किट एलिमेंट, ठीक है, जो सर्किट टाइम पे डिपेंड करता है उसे कहते हैं टाइम वेरिएंट, जो टाइम के साथ बदलने से बदल सकता है जिसकी वैल्यू। और जिस पे टाइम के डिपेंड करने से, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करता या टाइम के चेंज होने से जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कहते हैं टाइम इनवेरिएंट सर्किट। जैसे कि अगर ये सर्किट है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये, और एक सर्किट ये है, रजिस्टर है, रजिस्टर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सही चीज़ बताई, AC तीनों को सपोर्ट करता है, DC ओनली रजिस्टर्स को करता है। 2 ओम है,
2 हेनरी है, 2 माइक्रोफैरेड है, 2 ओम है, 3 ओम। अब यहाँ पर देखिए रजिस्टर जो है वो टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट है, एलिमेंट, लेकिन पूरा सर्किट जो है इसमें सिर्फ रजिस्टर नहीं है, इसमें इंडक्टर भी है, ठीक है, और इसमें कैपेसिटर भी है। और जब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों आ गए तो फिर जाहिर सी बात है क्या हो गया, वो ये टाइम वेरिएंट हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप एक बार फॉर्मूला देखिए तीनों का, ध्यान से देखना है। V इक्वल टू आई आर, ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है किसके लिए? रजिस्टर के लिए। V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? इंडक्टर के लिए। V इज इक्वल्स टू 1/C आई डी टी, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? कैपेसिटर के लिए। तार थोड़ा देख देख के चलना पड़ता है यार। इन तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखो, यहां पर कहीं कोई टी वाला एलिमेंट आ रहा है? टाइम वाला नहीं आ रहा ना, इसको छोड़कर बाकी दोनों में टी आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर देखो, आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? टाइम का इंटरफेरेंस है इसमें। इसीलिए ये दोनों जो होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में, ये जो होते हैं टाइम डिपेंडेंट होते हैं। टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? टाइम पे डिपेंड करते हैं। और ये जो होता है, ये क्या होता है? टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन अगर किसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो अगर एक भी एलिमेंट टाइम डिपेंडेंट आ गया तो वो सर्किट टाइम इनवेरिएंट नहीं रह जाएगा, फिर वो टाइम वेरिएंट हो जाएगा। यहां पर एक को एलिमेंट ऐसा नहीं है, इसलिए ये टाइम इनवेरिएंट सर्किट है और ये टाइम वेरिएंट सर्किट है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और जान लो, ओम का नियम इन पे अप्लाई होता है, इन पे नहीं होता। ओम्स लॉ, इसको चाहो तो नोट्स बना के लिख सकते हो। ओम्स लॉ अप्लाई फॉर टाइम इनवेरिएंट सर्किट, ये लिखने का तरीका सर्किट, CKT, टाइम इनवेरिएंट सर्किट। ठीक है। इसके बाद एक और छोटी चीज पड़ जाती है, वो एक आखिरी टाइप है, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, वो सुन लो, लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। पुराना कपड़ा मिल गया, हम ले आए, अभी पता नहीं क्या है, बटन वटन होंगे, वही घिस रहे थे, आवाज कर रही है। रुक जाओ यार। हाँ, इसके बाद है लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क या सर्किट। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो, एक मान लो जैसे ट्रांसमिशन वायर है, जो हम लोग देखते हैं बाहर, जो तार मोटे मोटे गए होते हैं उसको ट्रांसमिशन वायर कहते हैं। मोटा सा तार है, ठीक है, तुमने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई, काफी समय तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, उसका बंद कर दिया उसको। उसके बाद क्या होगा? तार थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, होगा, कॉमन सेंस की बात होता ही है। जितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम फ्लो कर रहे हो, सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, कुछ ना कुछ बर्बाद होती है, मिसयूज होती है। अब ऐसा होता क्यों है? हमने आपको बताया था ना कि पैसिव एलिमेंट होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। R, L और C, रेजिस्टेंस की वजह से गर्मी पैदा होती है, हीट, I²R × T, हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस की वजह से। और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कैपेसिटर भी यही करता है, बट दोनों के एनर्जी स्टोर करने का तरीका अलग अलग होता है। ये डायनेमिक एनर्जी स्टोर करता है, ये कैपेसिटिव एनर्जी स्टोर करता है, यानी स्टैटिक एनर्जी। ठीक है ना, इसलिए कैपेसिटर स्टैटिक चार्ज को स्टोर करता है और ये डायनेमिक चार्ज को स्टोर करता है। कभी भी गौर कर लेना, ट्रांसफार्मर वगैरह में यही इंडक्शन का इफेक्ट चलता है। इसी वजह से ट्रांसफार्मर जब कभी लाइट जाती है
और मान लो फूक गया ट्रांसफार्मर, तो तुरंत कोई नहीं जाता बनाने के लिए, क्योंकि उसने एनर्जी स्टोर करके रखी है। और एक ट्रांसफार्मर जितनी एनर्जी स्टोर किए रहता है वो किसी भी एक इंसान को मारने भर के लिए बहुत होती है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को डिस्चार्ज होने दिया जाता है। भाई चार्ज है वो, क्यों? क्योंकि वो इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है एनर्जी को स्टोर करना। तो ये दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है यानी बर्बाद करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? तो जो नेटवर्क, जैसे मान लो एक मोटा सा वायर है, उसमें तीनों प्रॉपर्टी है, कुछ एनर्जी स्टोर भी कर रहा है अपने अंदर। जैसे कभी कभी देखा होगा बरसात में मोटा सा तार टूट के पोल से गिर गया, पोल में नहीं भी होता है, अगर वो भारी हाई टेंशन वायर है तो अगर टूट के गिर भी गया होगा तो इतना करंट उसके अंदर रहता है कि लोगों की जान चली जाती है या बुरा झटका लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रखी है। तो स्टोरिंग कैपेसिटी इसकी इन दोनों की वजह से आती है। और क्योंकि तार गर्म क्यों होता है? रेजिस्टेंस की वजह से। बताया ना अभी? ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ऐसा नेटवर्क हमारे पास हो जिसमें कि RLC यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के गुण आ गए हों, लेकिन वो फिजिकली दिख ना रहे हों हमको, यानी रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर अलग अलग से लगा ना हो, दिखे ना, लेकिन इनके गुण हो उसके अंदर, तो ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। ये ट्रांसमिशन लाइन वगैरह होती है पावर सिस्टम वगैरह की, वो इसी से होती है। और ऐसा नेटवर्क जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी हो लेकिन ये फिजिकली प्रेजेंट भी हो कहीं, ऐसे जैसे ये नेटवर्क देख लीजिए, R भी है, L भी है, C भी है, प्रॉपरली प्रेजेंट है, ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं लम्प्ड नेटवर्क, यानी जहां पर पैसिव एलिमेंट मतलब जिनकी प्रॉपर्टी भी हो और वो प्रेजेंट भी हो, तो वो होता है लम्प्ड नेटवर्क। और जहां पर इनकी प्रॉपर्टी तो हो बट ये प्रैक्टिकली प्रेजेंट ना हो, वहां पर दिखे ना, इनके गुण हो मगर वो चीज़ दिखे ना उसमें, ठीक है, सामने से, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क होता है। जाहिर सी बात है ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह जो होता है किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसी दम पे इसका नाम पड़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो एक याद रखिए, लाइन से डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो मोटा मोटी कहा जाए तो इतने टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक्टिव, पैसिव, यूनिलेटरल, बायलेटरल, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव, हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हमारे एफर्ट की आप सराहना करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के बीच में बांटिए, देखिए और यूनिवर्सिटी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।